हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेंटर जीआर सर में। और हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स देखे थे। हमने 5 रूल्स देखे थे हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 1 में। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ पहले आप वो वीडियो देखिए, पार्ट 1 देखिए, तब जाके आपको पार्ट 2 बहुत अच्छा समझ में आएगा। पार्ट 1 में हमने सीखा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या चीज़ होती है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कनेक्शन ये टॉपिक देता है। कर्ता कौन सी क्रिया के लिए कौन सा कर्ता या कौन से कर्ता के लिए कौन सी क्रिया आएगी, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या एक बॉन्ड है, क्या रिलेशनशिप है, क्या कॉनकॉर्ड है, ये हम इस वीडियो में पार्ट 1 में हम देख चुके हैं। अब पार्ट 2 आ रहा है विद मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन एरर्स बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस टॉपिक पर जो बेस्ड इंपॉर्टेंट कॉमन एरर्स हैं वो हम यहाँ पर आपके सामने ब्रीफ में लेकर के आ रहे हैं, और बहुत ही उपयोगी वीडियो है ये उन सभी के लिए जो कॉम्पिटिटिव स्टडी में कॉमन एरर्स में परेशान होते हैं, उनके लिए ये एक शुरुआत है। बहुत अच्छा आपको हेल्प मिलेगी, इसमें बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी आपको। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, सारे कॉमन एरर्स सोल्व कराएंगे, साथ में रूल्स भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए पहला वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है। पहले वाक्य पर मैं जरा फोकस चाहूँगा, देखिए आप सभी कि नाइदर ऑफ देम आर वॉकिंग इन द गार्डन। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप इस वाक्य को पढ़ें, नाइदर ऑफ देम आर वॉकिंग इन द गार्डन। एरर है या नहीं है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? लेकिन देखिए अब छोटी सी बात है, अगर एक रूल मैं आपको बता दूं तो उसके बाद में आप ये सवाल पलक झपकते ही करेंगे। देखिए नियम क्या है, नियम को हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पर आपके साथ। रूल हम कह दें 5 रूल हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। रूल नंबर 6 है ये हमारा। रूल नंबर 6 क्या है कि यदि वाक्य के शुरू में नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ, एटसेट्रा ये आ जाते हैं, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, ऑलराइट, अगर ये वर्ड्स आ जाते हैं तो इनके बाद में जो सब्जेक्ट आएगा ना वो तो हमेशा प्लूरल आएगा, वो तो हमेशा बहुवचन आएगा। लेकिन यदि वर्ब आएगी तो वो सिंगुलर आएगी। देखिए कितना इजी रूल है। नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, इनके बाद में सब्जेक्ट तो आएगा प्लूरल लेकिन वर्ब आएगी सिंगुलर। अब ये सवाल यहाँ पर एक इम्पोर्टेंस रखता है कि ये जो नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ है ये वाक्य के शुरू में आने चाहिए, वाक्य के शुरू में आने चाहिए। अब आपके दिमाग में एक और सवाल होगा कि सर वाक्य के बीच में आ गए तो वो तो है ना, वो बाद में डिस्कस करेंगे हम, जैसे जैसे एग्जाम्पल आएंगे मैं सारे डिस्कस कराऊंगा। पहले ये फर्स्ट कॉमन एरर आपकी आंखों के सामने है, इस पर फोकस कीजिए। क्या है? नाइदर ऑफ देम। अब दोबारा पढ़िए, पहले रूल पढ़िएगा फिर आप ये सवाल पढ़िएगा, एक बार में आप बता देंगे। देखिए रूल क्या है, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, ये सब्जेक्ट तो कहेगा प्लूरल लेकिन वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर। ओके, बस यहाँ पर फोकस करिए। अब देखो सवाल पढ़ते हैं, नाइदर ऑफ देम, देम तो प्लूरल है, बिल्कुल राइट है। नाइदर ऑफ वाक्य के शुरू में भी आ रहा है, नियम लग रहा है भी वाक्य के शुरू में बिल्कुल आ रहा है साहब। देम, देम प्लूरल है, दे प्लूरल होता है, THEY दे उसका प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव देम, तो बिल्कुल ये प्लूरल है, यहाँ तो कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। सब्जेक्ट प्लूरल आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल आ रहा है साहब, 1 नंबर में कोई गलती नहीं है। 2 नंबर में चलते हैं, आर वर्ब आ रही है, वर्ब तो सिंगुलर आएगी ना, अरे सिंगुलर आएगी वर्ब, आर क्यों दे दिया? ना 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 ना, आर नहीं आएगा यहाँ पर आएगा इज। ओके, तो एरर कौन से नंबर पे हो गया? नंबर 2 पर। ये हमारा आंसर है। बोलो समझ में आया क्या? पहला कॉमन एरर समझ में आया? ये रूल अगर आपको समझ में आया दैट्स ओके, लाइक ठोक देना आप लोग। और अगर कोई दिक्कत हो बाय द वे तो डिसलाइक करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बता देना, आई विल सॉल्व दैट। ऑलराइट, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नंबर 2 पर। अब नंबर 2 पर बिल्कुल एकदम केवल और केवल नंबर 2 पर आप फोकस करें। नंबर 2 क्या है मैं पढ़ करके आपको बता रहा हूँ एक बार। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनर। सबसे पहले देखिए लूनर क्या होता है। जिस प्रकार सोलर और लूनर में डिफरेंस बता रहा हूं। सोलर होता है सन से रिलेटेड,
सूर्य से संबंधित है, यानी सौर जिसे हम कहते हैं सौर, सौर होता है सोलर। उसी प्रकार चंद्रमा से रिलेटेड, मून से रिलेटेड जो होता है ना, मून से रिलेटेड, उसको हम कहते हैं लूनर। तो आई होप क्लियर हो गया होगा सोलर और लूनर में डिफरेंस क्या होता है। ये भी चीज़ें हम देखते रहेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर स्पेशल फोकस करिए, सोलर और लूनर क्या चीज़ होती है। सोलर सन से रिलेटेड होता है और लूनर मून से रिलेटेड होता है। ऑलराइट, अब हम पूरे वाक्य पर फोकस करते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनर। अब देखिए इस वाक्य में क्या गलती है, सोचना पड़ेगा इस वाक्य में क्या गलती है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं एक नियम, एक नियम है हमारा। यहां पर जो एक फ्रेज आ रही है द राइज एंड फॉल, एक बार फोकस हम यहां पर करेंगे। द राइज एंड फॉल जो फ्रेज आ रही है, ये फ्रेज आप ध्यान रखना, ऐसी ही कुछ फ्रेज होती हैं जैसे कि द राइज एंड फॉल हो गया, जैसे कि दूसरी आ गई स्लो एंड स्टडी, जैसे कि तीसरी आ गई एज एंड एक्सपीरियंस, जैसे कि चौथी आ गई क्राउन एंड ग्लोरी, जैसे कि पांचवी आ गई अपनी एक्स एंड स्पेड, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी। ऑलराइट, और भी हैं मैं आपको बताऊं, सम एंड सब्सटेंस, ठीक है, और भी हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट, अब देखिए सारी की सारी जो हैं, इनके अलावा भी एक दो आपको मिलेंगी, लेकिन मैक्सिमम ये जो जितनी भी हैं मैं आपके सामने लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। एक वो होती है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतनी सारी आपने ये फ्रेजेस लिख दी हैं, द राइज एंड फॉल, स्लो एंड स्टडी, एज एंड एक्सपीरियंस, क्राउन एंड ग्लोरी, एक्स एंड स्पेड, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, सम एंड सब्सटेंस, द लॉन्ग एंड शॉर्ट, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। ऑलराइट, इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन एक किताब में नहीं मिलेंगे आपको, ये बहुत सारी किताबों में आप जाएंगे तब जाकर के आपको ये फ़ायदा होने वाला है। एग्स एंड हैम, और वो बहुत सारी किताबें पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। यू आर लकी, क्योंकि आपको इस चैनल पर इतना अच्छा मैटर आपको मिलेगा जो आपकी कंपटीशन में डेफिनेटली हेल्प करेगा और आप बड़े शानदार हो जाओगे अंग्रेजी में, आई गारंटी। ऑलराइट, एग्स एंड बेकन, ऑलराइट, हैमर एंड सिकल, और भी मेरे जो नोट्स वगैरह मैं आपको पीडीएफ में मैंने कहा था प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये सारी की सारी जो फ्रेजेस हैं साहब, देखिए अब नियम बड़ा छोटा सा है, ये सारी की सारी फ्रेजेस आप बार बार पढ़ेंगे आपके दिमाग में हो जाएगी, प्रैक्टिस करेंगे आपके दिमाग में हो जाएगी। ये सारी की सारी जो फ्रेजेस है ना, ये सिंगुलर हैं, एक वचन वर्ब आएगी इनके साथ में, सिंगुलर वर्ब आएगी। देखिए कितना ईजी सा नियम है, बस केवल दिमाग में रखनी है ये फ्रेजेस और रखनी पड़ेंगी। कॉम्पिटिटिव में आ गए हम, अगर कॉम्पिटिशन आसान होता तो हर कोई लग जाता नौकरी, हर कोई कस्टम्स में जाता, हर कोई अपना फूड इंस्पेक्टर बन जाता, हर कोई इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाता। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी साहब, मेहनत के लिए ही ये चैनल बनाया गया है। आलसी लोग तो अपने कपड़े भी ढंग से चेंज नहीं कर सकते, राइट है ना। तो अपने को यहाँ पर ये फ्रेजेस बार बार में पढ़नी पड़ेंगी। अब देखिए अपने सवाल की तरफ फोकस करते हैं, तो मैं चाहूँगा एक बार सवाल पर फोकस। सवाल क्या था हमारा, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनर। अब कोई सोचे इस वाक्य में गलती गए, जिनको पता है कि राइज एंड फॉल एक फ्रेज है जो सिंगुलर है, तो वो यहाँ पर फोकस करेगा कि राइज एंड फॉल जो फ्रेज है ये सिंगुलर है। सिंगुलर है तो जो वर्ब है यहाँ पर वर्ब क्या आ रही है, आर। अब आप ही बताइए, जब ये सिंगुलर फ्रेज है, नीचे जितने भी फ्रेजेस मैंने आपको बताई हैं ये सारी की सारी सिंगुलर हैं, आप देख सकते हैं।
ठीक है ना। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कितनी सारी हमने फ्रेजेस लिखी हैं, ये सारी की सारी सिंगुलर हैं। तो यहाँ पर बताइए आप आर आएगा क्या? आप बताओ, राइज एंड फॉल के लिए आर आएगा या इज आएगा? बिल्कुल आप समझ गए, इज आएगा। तो यहाँ पर एरर है नंबर 2 में, यहाँ पर क्या आएगा साहब? इज आएगा। ओके, 2 कॉमन एरर सॉल्व किए हैं हमने, लेकिन 2 रूल्स भी डिस्कस कर लिए हैं साथ में। और रूल्स डिस्कस करने के साथ में हमने एक और बात क्लियर कर ली है कि अब इन रूल से रिलेटेड कोई कॉमन एरर आएगा तो हम उनको क्लियरली सही एरर डिटेक्ट करके आएंगे। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हमारा तीसरा एग्जाम्पल, आइदर माई क्लासमेट्स और अ पियोन आर टॉकिंग taking tea in the kitchen। अब देखिए आइदर माई क्लासमेट्स और अ पियोन आर टेकिंग टी इन द किचन। अब देखिए इसको आप सोचिए एरर कहाँ है? आइदर माई क्लासमेट्स और अ पियोन आर टेकिंग टी इन द किचन, लगा सकते हैं आप कॉमन एरर इसमें? बिल्कुल, कई स्टूडेंट्स लगा सकते हैं और कई नहीं लगा सकते। अब देखिए सब लगाएंगे अब थोड़ी देर बाद में इसमें राइट आंसर, सब एरर डिटेक्ट कर लेंगे। आप देखिए थोड़ा सा नियम देख लीजिएगा, यहाँ पर जो फोकस करने वाली चीज़ है ना, वो यहाँ पर ये है आइदर और, राइट। हेल्पिंग वर्ब किस तरफ है? ये रही हेल्पिंग वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब हमारी ये आर। बस इतना सा पता करना है कि ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है। तो देखिए सिंपल सी बात है, हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक लेने का यही तरीका है और यही उद्देश्य था कि आपको पता लगे कि कौन सी वर्ब आती है किस सब्जेक्ट के बाद में। उसके बाद में आपको जो अदर टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे अच्छे क्लियर हो जाएंगे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सारे मैं आपको बहुत बढ़िया क्लियर कराऊंगा। सारे कॉमन एरर्स, आपको पूरा जो पैटर्न है एग्जाम का वो क्लियर करवाएंगे आपको। बट आपको स्लोली ध्यान देना है इसके ऊपर। ऑलराइट, अब देखिए बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश जिनको सीखनी है और प्लिंथ टू पैरामाउंट जाना है वो बिल्कुल बने रहे हमारे साथ। अब देखिए और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा नियम है, रूल नंबर 6, 7 हमने डिस्कस कर लिया है, रूल नंबर 8 हम लेके आ रहे हैं। रूल नंबर 8 लेकर के आ रहे हैं। तो 8 लेकर के आ रहे हैं तो अपने को एक बात ध्यान रखनी है, थोड़ा सा हम यूँ इसको फोकस करेंगे। ऑलराइट, लेफ्ट साइड में हम ज़्यादा फोकस करेंगे झुकाव के साथ में। तो देखिए यहाँ पर आइदर माई क्लासमेट्स और अ पियोन आर टेकिंग टी इन द किचन। अब देखिए रूल नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा, वो देखिए आप, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एंड और, ये 4 आपको ध्यान रखनी है। ये 4 हमारे कंजंक्शंस हैं, कनेक्टिव्स हैं। आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ओ। अब इनके अंदर क्या होता है कि जिस दिशा में वर्ब होती है ना उसी दिशा में अपने को जाना है। अब देखिए सिंपल सी बात है, और के बाद में जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार ही वर्ब आएगी। उसी प्रकार नोर के बाद में जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार वर्ब आएगी। उसी प्रकार बट ऑल्सो के बाद में जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार वर्ब आएगी। और के बाद में जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार वर्ब आएगी। बात में समझ में आ गई क्या आपको? ये बाद वाले इंपॉर्टेंट हैं, और, नो और, बट ऑल्सो और, इनके बाद में जो सब्जेक्ट आएगा ना उसी के अनुसार वर्ब आएगी। अगर एक वचन सब्जेक्ट आएगा तो एक वचन क्रिया, बहुवचन सब्जेक्ट आएगा तो बहुवचन क्रिया। आई थिंक ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसका एक बहुत ही एडवांस एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल सारे पार्ट्स बढ़िया तरीके से देखते रहिएगा आप, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए और के बाद में क्या आ रहा है? अपियोन, अपियोन। अब देखिए अपियोन, एक पियोन, एक चपरासी। अब बताओ ये सिंगुलर है या प्लूरल है? बिल्कुल सिंगुलर है। जब ये यहाँ पर चपरासी एक वचन है तो बताइए आर आ सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि और के बाद वाले कर्ता के अनुसार तो क्रिया लगेगी। तो और के बाद में पियोन एक वचन है, आर आएगा? नहीं जी, आर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इज। तो एरर कौन से पार्ट में हो गया? एरर हो गया थर्ड पार्ट में। ये हमारा आ गया आंसर। बताइए रूल क्लियर हो गया होगा आपके, आई थिंक। और, नोर, बट ऑल्सो और, इनके बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया लगानी है। बाद में एक वचन तो एक वचन, बाद में बहुवचन तो बहुवचन। आई थिंक क्लियर।
ऑलराइट, अब हम फोकस करते हैं चौथे एग्जाम्पल पर। चौथा एग्जाम्पल है हमारा, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जाम में हमें फाइट करनी है तो बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर चौथा एग्जाम्पल क्या है। रोहित वॉकड 5 miles which are really a great distance for a boy like him who not only weak but also ill। अब बताइए आप इसमें एरर कहाँ है। अब एग्जाम में क्या होता है कि अपन यूँ सोचते हैं कि ये 3 लाइनों का वाक्य है तो छोड़ दो इसको। एग्जाम में हम यूँ सोच रहे थे बड़ा वाक्य छोड़ दो, नहीं करना साहब, कोई दिक्कत नहीं है। टीवी चाहे 56 इंची का हो चाहे 51 इंची का हो, लेकिन रिमोट कंट्रोल 5 इंची का ही होता है, तो वाक्य कितना ही बड़ा हो एरर बिल्कुल छोटा सा होता है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अपने को। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रोहित वॉकड 5 miles which are really a great distance for a boy like him who not only weak but also ill। अब यहाँ पर हम एरर के लिए चलेंगे ना अगर हम, तो एरर हमें मिलेगा। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर हमने ढूंढ लिया है, बिल्कुल राइट है, नंबर 2 पर एरर है। अब नंबर 2 कहाँ से कहाँ है, आर रियली ए ग्रेट डिस्टेंस, तो यहाँ पर एरर कहाँ है, यहाँ पर बिल्कुल आर के स्थान पर इज आएगा। अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यहाँ सर हमें पता था आर के स्थान पर इज आएगा, बिल्कुल यही एरर था, और मैं कह रहा हूँ कि जिनको नहीं पता है उनको भी पता लग जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा नियम है वो नियम थोड़ा सा स्पेशल है। यहाँ पर रोहित कितने माइल्स चला, रोहित चला 5 miles, ऑलराइट 5 miles चला रोहित। अब 5 miles चला तो देखिए सीधी सी बात है, अ ग्रेट डिस्टेंस, एक बड़ी दूरी है, 5 मील एक बड़ी दूरी है। देखिए यहाँ पर क्या वाक्य है, रोहित वॉकड, रोहित चला 5 मील चला, ठीक है ना, जो विच यानी जो, रियली वास्तव में, अ ग्रेट डिस्टेंस एक बड़ी दूरी है। तो यहाँ पर जो 5 miles है ना वो एक ग्रेट डिस्टेंस बताई गई है। जब कभी भी 5 मील बहुवचन है लेकिन उसको बताया क्या गया है, एक बड़ी दूरी, यानी 5 miles यहाँ पर एक बड़ी दूरी है, 1 यूनिट है यहाँ पर। और जब 5 miles एक बड़ी दूरी है, देखो थोड़ा सा हिंदी अर्थ करना पड़ेगा अपने को, समझना पड़ेगा। जब 5 miles यहाँ पर अ ग्रेट डिस्टेंस है, 1 यूनिट है, रोहित वॉकड 5 miles, रोहित 5 मील चला, जो एक बड़ी दूरी है, एक बड़ी दूरी है, यानी 5 मील को हम एक साथ देख रहे हैं, 5 अंगुलियां एक साथ आकर के एक मुट्ठी बन गई है। यहाँ पर 5 मील एक साथ एक बड़ी दूरी बन गई है गाइस, बड़ी दूरी। ध्यान रखो बड़ी दूरी तय करनी है अपने को, लेकिन आराम से हंसते हंसते निकल जाएंगे वहां पर। सफलता की बड़ी दूरी है, तय कर लेंगे। 5 मील एक बड़ी यूनिट है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो 5 मील 1 यूनिट है, 1 यूनिट है तो एक वचन है। हाँ तो देखिए यहाँ पर ग्रेट डिस्टेंस है, तो ये 5 मील 1 यूनिट के समान है। तो जब भी अगर ऐसे बहुवचन वर्ड्स 5 miles, 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये, अब 10,000 रुपये आप बोलोगे बहुवचन है सर 10,000 रुपये, लेकिन अगर एक साथ एक मुश्त कोई राशि बन गई, 10,000 रुपये को अगर कोई सम बना दिया गया, राशि बना दिया गया, यानी वाक्य ऐसे आ गया, 10,000 रुपीज़ इज़ अ स्मॉल सम, 10,000 रुपये एक छोटी राशि है, स्मॉल सम। तो 10,000 रुपीज़ बहुवचन है, लेकिन वो एक राशि एक यूनिट बना दिया गया, तो फिर वो एक वचन हो जाएगी साहब। और एक वचन हो जाएगी तो सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ पर 5 miles के लिए आर थोड़ी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपना सवाल नंबर 5।